अल्काइन के प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखना तो बेटा, अगर हम लोग कहीं पर एसिटिलीन ले लें, एसिटिलीन में ही अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोग कहीं पर एसिटिलीन ले लें, ठीक है, और एसिटिलीन को रिएक्शन करवा दें आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ, AsCl3 के साथ, ठीक, तो यहां पर सिंपल सा एडिशन होता है, एक कार्बन पर क्लोरीन और एक पर AsCl2 आ जाता है, तो इधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH Cl डबल बॉन्ड CH और यहाँ AsCl2। अरे बेटा, ये रिएक्शन देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका हिस्ट्री है, ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट केमिकल रहा है। इसको हम लोग लुईसाइट के नाम से पुकारते हैं। ये जो केमिकल है इसको हम लोग लुईसाइट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खूब यूज किया गया था हिटलर के सेनाओं के द्वारा। ये हाईली पॉइजनस गैस होता है। ये लुईसाइट जो बनता था, एक बम ये लोग बनाते थे, ये गैस केमिकल दोनों चीज बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता था, और जहां भी वॉरफील्ड होता था वहां पर वो लोग ये लोग बम बनाते थे, और गैसेस ये इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि दूसरे तरफ अगर इसके बम फेंक दिए जाए तो उधर की बहुत जल्दी उधर के लोग हार मान जाते थे, और हिटलर की सेनाएं शुरुआती दौर में बहुत सारी जीत हासिल किया था इसी के कारण। इनफैक्ट ब्रिटिश सेनाएं इससे इतना परेशान थी कि उन लोगों ने भी एक पॉइजनस गैस का बम बनाने का कोशिश किया था। हालांकि वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना ये इफेक्टिव था, थोड़ा बनाना भी उस बम का नाम ही रखा गया था BAL। BAL का फुल फॉर्म होता था ब्रिटिश एंटी लुईसाइट। ब्रिटिश एंटी लुईसाइट जो उन लोगों ने बम बनाया था उसका भी केमिकल फॉर्मूला अवेलेबल है, और वो होता था ये चीज, ये SH, यहां भी SH, और ये होता था OH। ये ब्रिटिश एंटी लुईसाइट के नाम से ये बम बनाया गया था, BAL के नाम से। तो याद रखना है, ये लुईसाइट बोलते हैं। सुनो ना, एक चीज और याद आया है इसी कहानी के दौरान, इथिलीन का ये रिएक्शन है। अगर हम लोग इथिलीन ले और इसको रिएक्शन करवा दे सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, हम लोग इथिलीन मॉलिक्यूल ले ले और उसको रिएक्शन करवा दें सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, तो यहां पर होता क्या है कि यह रिएक्शन करके इस तरह के चीज में कन्वर्ट हो जाता है। यह हो जाता है क्या चीज, तो ये हो जाता है सल्फर CH2 CH2Cl, और फिर यहां पर ये CH2 और फिर यहां ये, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये CH2Cl और इधर भी ये CH2Cl। इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस, प्लस सल्फर भी प्रेसिपिटेट होता है, इसको बोला करते हैं क्या चीज, मस्टर्ड गैस। और यह भी एक पॉइजनस गैस था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, कम पॉइजनस होता था, बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं होता था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, और यह लुईसाइट जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ। केमिकल वेपन इतने हानिकारक होते हैं और उनका जो असर रहता है इतना लंबे समय तक रहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय जितने भी देशें हैं उन लोगों ने एक समझौता किया कि कोई भी देश एक दूसरे पर केमिकल वेपन का यूज नहीं किया करेगा। ये वेपन्स काफी हानिकारक हुआ करता है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, सुनना आगे क्या कहना हमको ना। तो बेटा, अगर हम लोग ध्यान देना, एक दो रिएक्शन और इसी तरह का चर्चा करना है। देखो, अगर हम लोग एसिटिलीन ले लें, अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल एसिटिलीन ले लें और इसको सल्फर के साथ अगर रिएक्शन करवा दें, इसको सल्फर के साथ अगर हीट कर दें लगभग 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तो यह उधर कन्वर्ट हो जाता है थायोफिन में। यह उधर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, यह इधर कन्वर्ट हो जाता है थायोफिन। थायोफिन, ये थायोफिन में।
थायोफिन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी इस तरह से बनाते आए हैं, ये यहाँ पर सल्फर हो ऐसा थायोफिन, वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान देना। अगर हम लोग एसिटिलीन ले लें, एसिटिलीन, और इसको सेम इसी तरह से रिएक्शन करवा दें, अब की बार नाइट्रोजन के साथ, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें कैटेज के साथ, अमोनिया के साथ, हाँ, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें आयरन कैटलिस्ट लेकर, हीट करना पड़ता है आयरन कैटलिस्ट लेकर, तो यह इधर पायरोल में कन्वर्ट हो जाता है, यह इधर बना लेता है क्या चीज, ये इधर बना लेता है क्या, यह इधर बना लेता है पायरोल, पायरोल बना लेता है और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हुआ करता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी अगर हो सके तो ध्यान में रखना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अरे बेटा, अगला जो चीज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अगला जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग खूब ध्यान से सुनना। क्या चीज? तो रिएक्शंस ऑफ क्या, रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल अल्काइन। सुनो, टर्मिनल अल्काइंस और नॉन टर्मिनल अल्काइंस के गुणों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो दोनों अल्काइन, दोनों के अधिकतर प्रॉपर्टीज एक जैसे ही हुआ करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर किस कारण से होता है? तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। तो हर वह रिएक्शन जो एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाला होगा उसमें ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर टर्मिनल अल्काइन रिएक्टिविटी दिखाता है और नॉन टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं वो रिएक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। और हम लोग अभी ऐसे ही रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले याद है आप लोगों को बताए थे कि जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, इनका pKa वैल्यू जो होता है कितना हुआ करता है? याद है पिछले क्लास में बताए थे, इनका pKa वैल्यू जो होता है वो 25 के रेंज में होता है। जानते हो बेटा, अमोनिया का pKa वैल्यू 36 के रेंज में होता है। डबल बॉन्डेड सिस्टम का pKa वैल्यू जो होता है वो 44 के रेंज में होता है। अल्केन का pKa वैल्यू 50 के रेंज में होता है। तो ये लोग तो बिल्कुल भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखते हैं। एक बात ध्यान देना, गौर करना, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन अमोनिया में मौजूद हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है। गौर किए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन अमोनिया में, अगर तुम लोग से पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि NH2 माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इन दोनों में ज्यादा मजबूत बेस कौन? इन दोनों में ज्यादा मजबूत बेस कौन? तो क्या बोलोगे? NH2। याद है GOC में एक लाइन हम बार बार बोला करते थे कि जब भी कोई ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्टेड होगा जिधर बना एसिड बेस कमजोर हो। अगर हम लोगों के सामने दो रिएक्शन लिख दे, यहाँ पर क्या रिएक्शन लिख दे कि एक ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस NH2 कर दे, NH2 माइनस, और दूसरा रिएक्शन कर दे ये अमोनिया कर दे और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, हम लोग से पूछे कि दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लोग जो नीचे डाटा लिखे हैं उसके आधार पर ये डिसीजन ले सकते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर रिएक्शन ऊपर वाले में हो, ऊपर वाले में अगर रिएक्शन हो तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन लेकर ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और प्लस NH3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रिएक्शन हो, अगर बोल रहे हैं अगर यहाँ रिएक्शन हो तो ये हो जाएगा NH2 माइनस और ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम भी लोग बताओ, ये एनायन ज्यादा बेसिक कि ये एनायन ज्यादा बेसिक? इन दोनों में एसिटिलाइड आयन की NH2 आयन, NH2 माइनस ज्यादा बेसिक है। और हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम उधर के तरफ शिफ्टेड होता है जिधर बना एसिड बेस कमजोर हो। क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम इधर के तरफ ही शिफ्टेड रहेगा। तो यह रिएक्शन हम लोगों का नहीं होने वाला है, ये रिएक्शन होने वाला है। तो जो pKa वैल्यू बताए हैं, अगर संभव हो तो उसको याद रखा जाए।
जो पीके वैल्यू मेंशन किए हैं, अगर संभव हो तो उसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा, एक दो जगह नहीं, फिजिकल में कई बार बहुत से जगहों पर वो काम आ जाता है। अगर संभव हो तो पीके वैल्यू याद रखिएगा। वाटर का पीके वैल्यू 15.4 के आसपास होता है। अल्कोहल का पीके वैल्यू 16 से लेके 19 के बीच में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू 4 से 5 के बीच में हुआ करता है। HF का पीके वैल्यू 3 के आसपास होता है। HF का पीके वैल्यू जो होता है वो 3 हुआ करता है। ठीक है, तो इतना अभी तुरंत याद था, जितना ध्यान में आते गया उतना हम बोलते गए हैं, उसको याद रखना। सुनो बेटा, तो हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन के बारे में। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल के पास टर्मिनल अल्काइन है, तो सबसे पहला चीज, इसको अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल उसके हाइड्रोजन को, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है, मेटल उसका हाइड्रोजन रिप्लेस, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ भी उसी तरह का रिएक्शन होगा। यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये Na+ और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ करेगा। सिमिलरली ध्यान देना, अगर हम लोग कोई टर्मिनल अल्काइन लिए हुए हैं और इसको किसी बहुत मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, कमजोर बेस NaOH से काम न चलेगा, इसको बहुत मजबूत बेस के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो यहाँ क्या होगा, बहुत मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ये NH2 माइनस उसका हाइड्रोजन लेकर अमोनिया में, और वो सोडियम वहां आकर एक सॉल्ट बना लेगा। एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया ना, ये मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिड, और वो हो गया बेस, तो उधर सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ का जो रिएक्शन हो जाएगा, हालांकि यहाँ वाटर नहीं अमोनिया बनेगा, तो यहाँ का जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ और प्लस हो जाएगा क्या, बोलो, ये यहाँ NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये सब रिएक्शन होगा, पहला बात। दूसरा, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट हमने नाम लिया अभी, बेयर्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं क्या चीज को, बेयर्स रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हम नहीं बताए हैं, अभी हम बोलेंगे, सबको याद रखना है। अरे बेटा, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलना है, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियाकल सॉल्यूशन करने का मतलब अमोनिया पानी में घुला हुआ, बोले तो NH4OH। NH4OH में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट घोल दो, AgNO3, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बोला करते हैं, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसी को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा। अगला जो एकदम बहुत ध्यान से देखना, अगला जो रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। सुनो, क्या कर रहे हैं हम लोग कि कोई हम लोग अल्काइन ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम लोग अल्काइन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनिया सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 का होल 2, AgNH3 का होल 2 प्लस, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहां पर जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन क्या क्या होता है वो ध्यान देना। यहां पर कितना अमोनिया है, दो में से एक अमोनिया एक एसिडिक हाइड्रोजन लेकर NH4+ बनकर निकल जाएगा, और दूसरा अमोनिया अमोनिया के ही रूप में निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दिए क्या क्या, दो में से एक NH3 यहां से H+ लेकर क्या बन जाएगा, NH4+, और एक जो है वो NH3 ही बन जाएगा, और यहां पर बचा कौन, Ag+। वह Ag+ इस कार्बन के साथ आकर जुड़कर एक सिल्वर का अल्काइन के साथ सॉल्ट बना लेगा। तो
तो यहाँ पर साथ में जो सॉल्ट बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और साथ में Ag+, ये इसका व्हाइट कलर का PPT बैठ जाता है, ये इसका व्हाइट कलर का PPT बैठ जाएगा। याद रखना एक बात, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वह मॉलिक्यूल बेयर्स टेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, वह मॉलिक्यूल ने कौन सा टेस्ट दिया है, बेयर्स रिएजेंट के कलर को डिकलराइज किया है। अरे बेटा, बेयर्स टेस्ट दिखाना का मतलब है कि वो कोई हाइड्रोकार्बन में या तो एल्कीन है या अल्काइन है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में किसी क्वेश्चन ने ऐसी बातें कही हैं कि वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, बेयर्स टेस्ट तो दिखाया ही, साथ में टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो न सिर्फ एक अल्काइन है बल्कि अल्काइन में भी ऐसा अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर है, टर्मिनल अल्काइन का पहचान है। टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव होना न सिर्फ मॉलिक्यूल को अल्काइन के कैटेगरी में डाल देता है बल्कि अल्काइन में भी कैसा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन डाल देगा। बात समझ में आया? ये चीज बहुत जगह काम आएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी दोनों मॉलिक्यूल दिखाते हैं, अल्कीन्स भी दिखाते हैं, अल्काइंस भी दिखाते हैं, बट व्हेन मॉलिक्यूल इज capable to show tolerance test, then it is very much sure the molecule is alkyne as well as a terminal alkyne, not only alkyne but a terminal alkyne molecule, वो terminal alkyne हुआ करेगा, ठीक है। और टॉलरेंस टेस्ट में जो पीपीटी होता है वो कैसे कलर का होता है, जो पीपीटी होता है वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, सिल्वर सॉल्ट का पीपीटी हुआ करता है, ठीक है। अरे बेटा देखो, एक और ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड का कोई खास नाम नहीं होता है, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ क्या चीज, क्यूप्रस क्लोराइड। इनके साथ भी अगर रिएक्शन हम लोग करवा लें, किसका, इसके साथ भी अगर रिएक्शन करवा लें किसी टर्मिनल अल्काइन का, तो यह भी बिल्कुल इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाया करता है और इनके भी रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं। एक मोल जो होगा वो NH3, एक मोल जो होगा वो NH4+, और जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया था वह क्यूप्रस सॉल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट, और इसका प्रेसिपिटेट जो होता है वो रेड कलर का पीपीटी होता है। इसका जो पीपीटी होता है वो कैसे कलर का होता है, वह रेड कलर का पीपीटी हुआ करता है, ठीक है। तो अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी दे तो भी वो पता चल जाता है कि वो एक टर्मिनल अल्काइन है। तो ये हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे क्या चीज के बारे में, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे टर्मिनल अल्काइन के बारे में। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो बेहद ही ज्यादा, माने ये एग्जामिनेशन में अलग अलग जगह पूछे गए हैं, वहां से कलेक्ट करके हम आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करने चल रहे हैं। तो जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विथ हाइपोहेलस सॉल्ट, रिएक्शन विथ क्या चीज, हाइपोहेलस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड। देखो रिएक्शन विथ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अरे बेटा अगर हम लोग कहीं पर कोई एसिटिलीन ले लें और इसको HOCl के साथ रिएक्शन करवाएं, HOCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर होगा क्या चीज, यहां पर होगा ये कि निगेटिव एडिशन होगा। यहां तो दोनों पे सेम कार्बन है तो निगेटिव पार्ट कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, यहां पर तो सिंपल एडिशन हुआ करेगा, और सिंपल एडिशन हुआ करेगा तो यहां पर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH, ये OH और ये CH, और यहाँ क्या चीज एक क्लोरीन और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। जानते हो क्या आप लोगों को ये चीज पढ़ते आए हो ना, क्या पढ़ते आए हो कि इनॉल फॉर्म डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH हो तो अनस्टेबल होता है,
इनॉल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल, तुरंत टॉटोमराइज होकर कीटो में बदल जाता है। लेकिन अगर दूसरे कार्बन पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला सिस्टम हो तो फिर उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने लगती है, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन होने के कारण ये इनॉल थोड़ा देर के लिए एग्जिस्ट, माने नॉर्मल इनॉल से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब बस इतना ही है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए ऐसा नहीं है, नॉर्मल इनॉल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा ज्यादा देर तक अपने इस रूप में रहेगा तब तक दूसरा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी पाई बॉन्ड वहां और मौजूद है, और दूसरा बार एडिशन होगा तो वहां का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा बार एडिशन होगा तो यहाँ का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, फिर से निगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, क्लोरीन वहां आ जाएगा, CH, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, और सिंगल बॉन्ड CH, और इससे लगा हुआ 2 क्लोरीन, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक बात जानते हो बेटा, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, ठीक है। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। सर काहे नहीं करता है, काहे वो अनस्टेबल होता है? तो इस काहे का जवाब एल्डिहाइड कीटोन में देंगे और डिटेल से देंगे, लेकिन तब तक एल्डिहाइड कीटोन तक मानना है कि ये अनस्टेबल होता है, ठीक। अरे बेटा कहने का मतलब ये है कि ये अगर अनस्टेबल हो तो क्या होगा, यह OH और यहाँ का H, ये इतना चीज चला जाता है वाटर बनने के लिए, ध्यान देना, ये OH और ये H, इतना चीज निकल जाता है वाटर बनने के लिए, और ये कार्बन पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड OH, और उधर वो CH और 2 क्लोरीन, ये Cl ये Cl, इस तरह के चीज में कन्वर्ट हो जाता है, माने डाई हेलो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्काइन को हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाई हेलो एल्डिहाइड या कीटोन में ये कन्वर्ट हो जाया करता है, ठीक है। एक रिएक्शन और याद आ रहा है, मेन माने जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताना है उसके पहले सुनो ना क्या कहना हमको। अगर हम लोग कोई अल्काइन लें, हाँ, और अल्काइन को, मेडिकल वाले लोग इसको ज्यादा ध्यान से देखना, सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दे, SeO2 के साथ रिएक्शन करवा दे, तो यह भी इसको बदल देता है, यह भी इसको बदल देता है 1,2-डाइकार्बोनाइल रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस वाले प्रोडक्ट में। रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस माने इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। अल्काइन को सिलीनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा लो तो उसको भी वो बदल देता है 1,2-डाइकार्बोनाइल प्रोडक्ट में बदल दिया करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बीच में याद आ गए थे, इसलिए हम बताते चले गए थे। हम आते हैं अपने ओरिजिनल रिएक्शन पर, जो हमको अभी बताना है, सुनना। देखो क्या कहना हमको, अरे बेटा कहना ये है हमको कि अगर कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में एक जगह डबल बॉन्ड और फिर कहीं पर दूर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो और इसको हम लोग किसी रिएजेंट के साथ एडिशन करवाना चाहें, ठीक है। जब हम लोग अल्काइन पढ़ना शुरू किए थे तो यह चीज हम लोग चीख चीख कर डिस्कस किए थे कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव सिस्टम कौन हुआ करता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो किस पार्ट में होगा, डबल बॉन्ड, और मार्कोनिकॉफ तरीके से होगा, माने निगेटिव पार्ट वहां जाएगा। एडिशन कहाँ होगा ये कंफर्म है, डबल बॉन्ड में होगा, और कैसे होगा वो भी जानते हो, इन दोनों कार्बन में से निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो कहने का मतलब इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, सही ना, हाइड्रोजन गया उधर, और ये CH, ये Cl, और इधर हो जाएगा ये CH2, एक और CH2, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये नॉर्मल था, हम लोग जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, अगर एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो और वैसे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा आप लोग बता सकते हो? ये जो सामने मॉलिक्यूल लिखे हैं इस मॉलिक्यूल का नाम क्या पुकारेंगे बता सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
विनाइल एसिटिलीन है। वेरी गुड। अभी ना थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, एसिटिलीन को क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl के साथ रिएक्शन करवाए थे तो विनाइल एसिटिलीन। अरे बेटा सुन ना, इसमें हम लोग अभी एडिशन करवाने जा रहे हैं HCl का। सुनो, वैसे तो एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइसोलेटेड हो, बिल्कुल अलग अलग हो, तो एडिशन जो होता है वो डबल बॉन्ड में होता है। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में हो तो फिर जो एडिशन होता है वह ट्रिपल बॉन्ड में हुआ करता है। जो एडिशन होता है वो कहाँ हुआ करता है? ट्रिपल बॉन्ड में। सर वैसे केस में डबल बॉन्ड और अभी ट्रिपल बॉन्ड? हाँ ऐसा ही। क्यों? क्योंकि एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा या एडिशन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा तो वो कंजुगेशन के द्वारा उसको स्टेबलाइज नहीं कर दिया करेगा। तो इसलिए अभी ये रिएक्ट सिस्टम ये याद रह गया सभी लोगों को। अगर एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, अगर एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो फिर एडिशन पहले कहाँ हुआ करेगा? ट्रिपल बॉन्ड में। और यहाँ का जो प्रोडक्ट, यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ये हाइड्रोजन कम है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl डबल बॉन्ड और ये CH2 हो जाएगा। जानते हो बेटा, यह जो मॉलिक्यूल आपके सामने है ना, ये क्लोरोप्रिन है। जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? क्लोरोप्रिन होता है। और क्लोरोप्रिन का पॉलीमराइज करवाकर रबर बनाया जाता है। रबर जो होता है ना, आर्टिफिशियल रबर, क्लोरोप्रिन और आइसोप्रिन नेचुरल रबर, क्लोरोप्रिन आर्टिफिशियल रबर। एक इलास्टिक टाइप का रबर आता है, वो पता नहीं आप लोग देखोगे नहीं, सिंथेटिक रबर आता है, वो क्लोरोप्रिन का ही पॉलीमर होता है। इसी का पॉलीमराइजेशन करवाकर रबर बनाया जाता है। तो रबर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाली इंडस्ट्री कहने का मतलब जिसमें मनी फ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्रिन जो होता है, याद रखना, क्लोरोप्रिन बनाने में पहले एसिटिलीन का डाइमराइजेशन करवाते हैं, फिर उसको HCl से रिएक्शन करवाकर क्लोरोप्रिन, और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करवाकर रबर बनाया करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोगों को एक रिएक्शन और चर्चा करने का इच्छा है, और वह रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा लोग भूलते हैं। यह रिएक्शन मेरा अपना अनुभव है कि अच्छा से अच्छा बच्चा भी ये रिएक्शन आज पढ़ाइए और परसों तरसों टेस्ट में डाल दीजिए इस पर क्वेश्चन, तो कई लोग गलती कर जाते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं? डाइल्स-एल्डर रिएक्शन बोला करते हैं। ये डाइल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होता है वो सुनना। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में चर्चा करने का मन तो कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको चर्चा करेंगे अगले ही लेक्चर में। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में डाइल्स-एल्डर के बारे में चर्चा करेंगे, और एक दो और रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन के जिनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।